24 अप्रैल 1973। दोस्तों, ये डेट हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस डेट के बारे में आप किसी क्रिकेट प्रेमी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इस डेट में हमारे देश के गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। लेकिन वहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में रुचि रखने वालों से अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ये वो तारीख है जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर सामने आया था। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को समझने के लिए हम एक एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर है और इस घर के नीचे फाउंडेशन यानी कि नींव है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक घर मान लें तो घर का ऊपरी जो हिस्सा है, नींव का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो पुराना हो सकता है, जर्जर हो सकता है, उसे रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ दीवारों में आप पेंट कर सकते हैं, इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर आप फ्लोरिंग्स नहीं कर सकते हैं, रूफिंग आप मजबूत कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की आप फाउंडेशन से आप छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार फाउंडेशन चेंज कर दी तो पूरे के पूरे घर का नक्शा बदल जाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक घर की तरह है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़ सकते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी की तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है और उससे छेड़खानी करने पर पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने का डर रहता है। दोस्तों, हमारे देश की पार्लियामेंट को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कानून बनाने की पावर मिली हुई है और इस पावर का इस्तेमाल करके वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। लेकिन इस प्रयास में वो कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्रोक कर सकता है जो हमारे देश की ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसीलिए हमारी देश की जुडिशरी ने पार्लियामेंट यानी कि और स्टेट लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और उस लक्ष्मण रेखा को ही हम आगे अपने आने वाले स्लाइड्स में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में समझने वाले हैं। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको इन दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, जस्टिस और साथ में लिबर्टी। दोस्तों, जस्टिस यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और लिबर्टी, इन दोनों में आपस में एक पैराडॉक्स है, आपस में एक विरोधाभास है। अगर कोई देश जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वहीं अगर वो देश लिबर्टी पर फोकस करेगा तो वहाँ पर जस्टिस वाला जो एलिमेंट है वो प्रभावित होगा। इसको समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। वो कहानी है राजा शिवी की। एक बार राजा शिवी बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक कबूतर उड़ते उड़ते आता है। वो घायल अवस्था में था। वो राजा शिवी से रक्षा की गुहार करता है। वो बोलता है, आई वॉन्ट राइट टू लाइफ, मुझे जीवन जीने की स्वतंत्रता चाहिए। तभी वहाँ पर उनके पास एक बाज आता है। वो राजा शिवी से कहता है कि ये मेरा शिकार है, अगर आपने इसे मुझे नहीं दिया तो ये मेरे साथ इनजस्टिस होगा, मेरी फैमिली वालों के साथ इनजस्टिस होगा, वो भूखे पेट मर जाएंगे। राजा शिवी दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर वो कबूतर का फेवर लेते हैं तो वो लिबर्टी तो इंश्योर करते हैं पर बाज के साथ इनजस्टिस करते हैं। वहीं अगर वो बाज का फेवर करते हैं तो बाज के साथ तो वो जस्टिस कर देते हैं, लेकिन कबूतर की लिबर्टी प्रभावित होती है। तो दोस्तों, इस दुविधा से निकलने के लिए वो अपनी बाजू से एक मांस का टुकड़ा निकालते हैं, कबूतर को एक तरफ तराजू में रखते हैं और अपने उस कबूतर के वेट के बराबर उस बाज को अपने शरीर का मांस का टुकड़ा दे करके वो इंश्योर करते हैं कि जस्टिस भी हो, साथ में लिबर्टी भी प्रोटेक्ट हो जाए। अब चूंकि दोस्तों वो एक मोनार्क थे, उनको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का प्रेशर नहीं झेलना था, यानी कि हर 5 साल में इलेक्शन वाला जो प्रेशर होता है ना, जिसमें आपको मेजॉरिटी को खुश करना होता है, तो ऐसा कोई उन पर प्रेशर नहीं था, इसलिए वो इतना अच्छा डिसीजन ले पाए। लेकिन अगर हम जस्टिस और लिबर्टी को आधुनिक सेंस में समझें और ये देखें कि जो वर्तमान में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट को जो मेजॉरिटी है उनके लिए डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स करने होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लेने होते हैं। और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जस्टिस वाला एलिमेंट डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में आर्टिकल 38 से लेकर के 51 में दिया गया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि आप इनको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि मेरा ये अधिकार है, आपको इसे इन्फोर्स करना होगा। वहीं पर लिबर्टी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, वो फंडामेंटल राइट के रूप में पाए जाते हैं। और फंडामेंटल राइट दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में पाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से लिबर्टी जस्टिस को लिमिट करती है और जस्टिस लिबर्टी को लिमिट करता है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना तब आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार लोगों को मिला। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो किसी भी लिबरल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देख रखे होंगे जहां आपको प्रॉपर्टीज़ एक्यूमुलेट करनी होगी, बहुत सारी गाड़ी बंगले आप अपनी लाइफ में चाहते होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे देशवासियों को दिया। वहीं पर अगर आप जस्टिस पोर्शन में देखें यानी डीपीएसपी पोर्शन में देखें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 39 बी और सी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, किस तरह से आर्टिकल 31 का जस्ट अपोजिट है ये आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 बी और सी में कहा गया है कि जो हमारे देश की सरकारें हैं वो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण ना हो, यानी कि जो मनी का फ्लो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ना हो, वो हर जगह हो, सब तरफ से समान रूप से वितरण हो, यानी हमारे देश के संसाधनों का समान रूप से वितरण हो। तो जहाँ एक तरफ लिबर्टी ये आज़ादी देती है कि आप जितना चाहें प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करें, वहीं पर जो जस्टिस पोर्शन है, जो डीपीएसपी पोर्शन में आर्टिकल 39 बीसी है, वो सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि आपको धन का केंद्रीकरण नहीं होने देना है। और यहीं पर दोस्तों हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की सरकारें आमने सामने आ जाती हैं, जहाँ पर सरकार की कोशिश होती है कि वो असमानता दूर करे, वो हमारे देश में हर जगह डेवलपमेंट करने की कोशिश करे। वहीं पर जो कोर्ट है वो हमारे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती है। और यहीं पर हम आगे देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट से ही बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो निकलने वाला है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ से आए। जस्टिस और लिबर्टी जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी एलिमेंट हमारे संविधान के हिस्से कैसे बन पाए। तो हम सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं दोस्तों। We need socialism. I prefer capitalism. आपने देखा जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि वी नीड सोशलिज्म, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि वी नीड कैपिटलिज्म। दोस्तों, जो सोशलिज्म था यानी कि हमारे जो संविधान सभा थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेहरू जी की विचारधारा से सहमत थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में सोशलिज्म का मॉडल अपनाया जाए। सोशलिज्म मॉडल में दोस्तों स्टेट का कंट्रोल होता है, स्टेट की ओनरशिप होती है, जितने भी स्टेट में रिसोर्सेज होते हैं स्टेट तय करता है कि किसे क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अगर देश में सोशलिज्म आ जाता है, स्टेट की ओनरशिप हो जाती है, तो कोई क्यों अपना व्यक्तिगत एफर्ट लगाएगा काम करने में। एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसे समझिए। अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम की सैलरी आपको नहीं मिलती, आप सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं, तो आप अपना एफर्ट उस काम में कितना लगाएंगे, आप कितना इनोवेट करेंगे, आपके अंदर इंडिविजुअल जो जील होती है वो कितनी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी इंडिविजुअल जील को ही प्रमोट करने के लिए देश में लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का रास्ता अपनाना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उदारवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता अपनाना चाहते थे। उनमें से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1948 में मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देश को पहली बार दिया था, जिसमें उदारवाद के और समाजवाद के सबसे अच्छे पहलुओं को शामिल किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस जो थे हमारे संविधान सभा में मौजूद थे। और संविधान सभा इस बात को जानती थी कि अगर इन मुद्दों पर बहस होगी, उन पर वोटिंग होगी, तो संविधान बनने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जितने भी डिस्प्यूट होंगे, जितने भी कॉन्ट्रडिक्टरी एलिमेंट्स होंगे, उन पर हम बात करेंगे और आपस में सहमति बनाएंगे और उन सभी को अपने संविधान का हिस्सा बना लेंगे।
इस से इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स के बीच संविधान सभा में एक चीज को लेकर के आम सहमति बन चुकी थी, सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म करने को लेकर। और दोस्तों, सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म को लेकर के जो पहला प्रयास देखने को मिलता है वो मद्रास राज्य में देखने को मिलता है। मद्रास राज्य की जो सरकार थी वो एजुकेशन सेक्टर में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन लेकर के आती है। उनका ये मानना था कि जो पिछड़ापन है वो कहीं ना कहीं कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर देखने को मिलता है। इस फैसले को चंपकम दोराई राजन नामक एक महिला थी, वो मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। वो कहती है कि चूंकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है राइट टू इक्वलिटी, यानी सभी को समानता का अधिकार है, इसलिए किसी को धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देना कितना सही है। मद्रास हाई कोर्ट चंपकम दोराई राजन की बात से एग्री करती है और सरकार के इस फैसले को खारिज कर देती है। वो ये कहती है कि हमारे संविधान में कहीं पर नहीं लिखा है कि हम धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट जैसा ही स्टैंड लेती है, वो भी कहती है कि हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन है, इसीलिए सरकार धर्म या जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब देखते हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास करने की कोशिश की सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाने की, लेकिन उनके रास्ते में लिबर्टी की जो गार्जियन थी, लिबर्टी की जो प्रोटेक्टर थी यानी कि कोर्ट, वो सामने आ जाती है। इस प्रकार से जो हमारी सरकार थी वो इस बात को समझ जाती है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा ताकि वो कोर्ट के हर्डल को ओवरकम कर पाएँ। तो इस प्रकार से जो भारतीय सरकार है वो पहला संविधान संशोधन लेकर के आती है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय सरकार 9वें शेड्यूल को भारतीय संविधान में जोड़ती है। दोस्तों, इस 9वें शेड्यूल का मतलब क्या था? इस 9वें शेड्यूल में सरकार सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रोविजन थे उनको रखना चाहती थी, और उसमें ये साफ साफ प्रोविजन कर दिया गया था कि यदि 9वें शेड्यूल में हम कोई भी एक्ट या कोई भी कानून रखते हैं तो कोर्ट में उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसमें प्रोविजन क्या थे, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आज़ादी के समय दो कैटेगरीज भारत में साफ साफ विजिबल थी। पहली कैटेगरी प्रिविलेज्ड लोगों की थी जो मुश्किल से 5 से 10% लोग ही थे। वहीं दूसरी कैटेगरी तकरीबन 90% लोगों की थी जो सरकार से डिमांड कर रहे थे। और वो डिमांड क्या कर रहे थे, आपको ये समझने के लिए एक क्लिप देखनी पड़ेगी। We want justice. आपने सुना, वो जस्टिस चाहते थे, उनको लिबर्टी से मतलब नहीं था, उन्हें जस्टिस से मतलब था। अब आप खुद सोचिए, आप किसी देश की सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आपसे सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो आपका स्टैंड क्या होगा? आपको भी उन्हें हर 5 साल में जवाब देना होता है कि आपने सोशल और इकोनॉमिकल जो स्तर है उस पर कौन कौन से काम किए। इसलिए सरकार के ऊपर ये कंपल्शन भी था कि वो इस तरह का अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आएँ। तो सरकार ने जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9वां शेड्यूल लाया, उसमें लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन से रिलेटेड मामलों को उसमें डाल दिया। और इसके पश्चात जो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग थे इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाते हैं और वो सवाल उठाते हैं कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कानून ऐसा आता है जो उनके फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को ब्रीच करता है तो वो कानून उस सीमा तक अवैध होगा। अब सरकार अपना काम कर चुकी थी, तो जो प्रिविलेज्ड सेक्शन के लोग थे वो अब इसको लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ कोर्ट में वहाँ सवाल उठाते हैं कि जब संविधान के आर्टिकल 13(2) में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो लोगों के फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता हो, तो वो ये सवाल साफ साफ उठाते हैं कि ये जो प्रोविज़न किया गया है शेड्यूल 9 का, जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट और एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन से रिलेटेड एक्ट्स को डाल दिया गया है और उन्हें फंडामेंटल राइट्स से सुरक्षा दे दी गई है, वो इस चीज़ का क्वेश्चंस बहुत सारे केसेस में उठाते हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस में, बेला बनर्जी केस में और सज्जन सिंह के केस में। इन तीनों ही कोर्ट केसेस में जो जुडिशरी थी वो फेवर लेती है सरकार का। अब इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जब जब सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही है तब तब जो जुडिशरी का रिस्पॉन्स रहा है वो वीक रहा है। अब कोर्ट में सरकारी जो पक्ष था
उनका कहना था कि हमारे पास उनका कहना था कि हमारे पास आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 का मतलब था दोस्तों संविधान में संशोधन करने की शक्ति। उनका कहना था इसका प्रयोग करके हम संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकते हैं। वहीं जो प्रिविलेज सेक्शन था, उनका कहना था कि आर्टिकल 13 का 2 ये साफ साफ कहता है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता हो, और सरकार के पहले अमेंडमेंट के कारण प्रिविलेज सेक्शन के जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसका ब्रीच हुआ था, उसका वायोलेशन हुआ था। तो उन तीनों केसेस में जो जुडिशरी फैसला करती है वो कहती है कि जो आर्टिकल 13 है वो आर्टिकल 368 से पूरी तरह से अलग है। यानी कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसका आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 के प्रोविजन 3 में जो कानून शब्द की परिभाषा है वो साफ साफ कहती है कि लॉ, एक्ट्स, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस यानी कि विधेयक। तो उस रूलिंग में ये फैसला किया गया कि जो आर्टिकल 13 का 3 है वो लॉ की परिभाषा बताता है, वो लॉ को डिफाइन करता है कि कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन या फिर ऑर्डिनेंस सरकार के द्वारा लाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो ऐसे लॉ को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 के 3 में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जिक्र नहीं हुआ है, और इस तरह से वो सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं और फर्स्ट अमेंडमेंट को वैलिड मान लेते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके कारण जुडिशरी का रिस्पांस थोड़ा सा वीक आता है। लेकिन अब अगले फेज में हम जाते हैं जहां पर सेंटर जो थी वो वीक हो रही थी। उसका रीज़न था कि नेहरू जी की मई 1964 में मृत्यु हो चुकी थी, और सेंटर में जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे के कामराज। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और मोरारजी देसाई बहुत ही कद्दावर नेता थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे। के कामराज को पता था कि अगर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर उनकी कांग्रेस में जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। तो के कामराज सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को पीएम की पोस्ट दिलवाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद के कामराज गुंगी गुड़िया के नाम से जाने वाली इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे देते हैं। इस तरह से जो इनका पर्पस था वो किंग मेकर बनने का था, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और देश की शासन सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखना था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से वीक हो चुकी थी। राज्यों में भी बहुत जगह कांग्रेस की पकड़ ढीली होती जा रही थी। इस तरह से अब जुडिशरी का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आने वाला था। वो स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने को मिलता है गोलकनाथ मामले में 1967 में। गोलकनाथ के पास एक ऐसा ही मामला जाता है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था, और सवाल ये उठाया जाता है कोर्ट में कि जो सरकार है उसके पास राइट नहीं है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकें। गोलकनाथ कहते हैं कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके हम फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी गोलकनाथ के मामले के बाद ये समझ चुकी थी कि उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सामने रखनी होगी, तभी वो इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर पाएंगी। तो अब देखते हैं कि अब इंदिरा गांधी की वो जर्नी शुरू होने वाली थी जिसमें वो गुंगी गुड़िया से लेकर के इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया तक का सफ़र तय करने वाली थी। इसके लिए वो बहुत सारे स्टेप्स लेने वाली थी, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन करना, इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करना, प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर देना। दोस्तों प्रिवी पर्स एक तरह से पेंशन थी हमारे देश में उन रूलर्स की जो आज़ादी से पहले हमारे रियासतों के रूलर्स हुआ करते थे, और जब आज़ादी के वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में उनके सिग्नेचर लिए जा रहे थे तब उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको एनुअल हम पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट देने वाले हैं।
तो इंदिरा गांधी इस तरह के प्रिविलेज को भी अबॉलिश करने वाली थी। और साथ ही साथ आगे चल कर के जब बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जो इंडिया ने अपना रोल प्ले किया था, इंदिरा गांधी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, इन सब के बाद इंदिरा गांधी एक बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में, बहुत ही मजबूत लीडर के रूप में देश में उभर करके सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी के 2 फैसले थे, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन करना और प्रिवी पर्स अबॉलिश करना, ये 2 मामले भी पहुंच जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो फंडामेंटल राइट था, वो वायोलेट हो रहा था इनके नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स को अबॉलिश करने के फैसले के कारण। कोर्ट आरसी कूपर केस में बैंक नेशनलाइजेशन के मामले को रद्द कर देती हैं, बैंक नेशनलाइजेशन के फैसले को रद्द कर देती हैं, और महजी राव सिंधिया केस में प्रिवी पर्स के अबॉलिश करने के फैसले को भी रद्द कर देती हैं। इस तरह से इंदिरा गांधी अभी समझ चुकी थी कि अगर उन्हें इस तरह के सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने हैं भारत में, तो सबसे पहले उन्हें जुडिशरी पर भी कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव होने वाले थे और पब्लिक के बीच में जाती हैं। वो बोलती हैं कि मैं आप सबके लिए ये इनिशिएटिव्स ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे ऊपर कंपल्शन है। अगर आप मुझे एक कंप्लीट मेजॉरिटी से आप मुझे सत्ता में बैठालते हो, तो मैं आपके लिए सारे रिफॉर्म्स करने वाली हूँ। उस साल चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी, जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी 352 सीट्स लेकर के आती है। अब शुरू होता है इंदिरा गांधी के द्वारा सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का वो दौर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव रखने वाला था। जैसे ही वो मेजॉरिटी में जाती हैं, वो 1 साल के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करती हैं, जिनमें से 24वां, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट गोलकनाथ के डिसीजन को रिवर्स कर देता है, और वो कहता है कि आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। वो 25वां संविधान संशोधन लेकर के आती हैं, और 25वें संविधान संशोधन के जरिए वो फंडामेंटल राइट के राइट टू प्रॉपर्टी में पार्ट सी जोड़ देती हैं। और इस पार्ट सी का जो मतलब था दोस्तों, वो ये था कि अगर सरकार, यानी कि केंद्र सरकार 39 बी और सी डीपीएसपी को इंश्योर करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे किसी भी तरह से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये कहकर तो बिल्कुल भी नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं। इसके बाद वो 26वां संविधान संशोधन लेकर के आती है, जिससे प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर देती है। और दोस्तों, इसके बाद वो 29वां संविधान संशोधन लेकर के आती हैं। और दोस्तों, जो ये 29वां संविधान संशोधन था, यही फाउंडेशन रखने वाला था केशवानंद भारती केस की। 29वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वो केरला के लैंड रिफॉर्म एक्ट को शेड्यूल 9 में रख देती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल 9 का मतलब था कि शेड्यूल 9 में गया हुआ कोई भी एक्ट कोर्ट में चैलेंज इस आधार पर नहीं किया जा सकता था कि वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता था। दोस्तों, केरला में केशवानंद भारती नाम के एक शंकराचार्य थे, और केरला रिफॉर्म जो एक्ट था, इसके ज़रिए जो केशवानंद भारती की बहुत सारी संपत्ति को केरला की गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। और इस चीज़ को लेकर के केशवानंद भारती जो थे, वो पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास, और इसी कोर्ट केस को, जो 1973 में कोर्ट के सामने आया था, हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। वो कोर्ट में जाकर के 24वें, 25वें, 26वें और 29वें उन सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज करते हैं। कोर्ट का फैसला 7-6 के स्प्लिट डिसीजन से आता है। 7 जो जजेस थे दोस्तों, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन देते हैं, और 6 जो जजेस थे वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देते हैं। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन आया था, उसमें कहा गया था कि सरकार के पास किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने का राइट है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जी हाँ,
वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव पड़ती है। तो दोस्तों, जो 6 जजेस थे जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, इंदिरा गांधी उन्हें पैट्रोन देती हैं। वो जानती हैं कि अगर जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लेना है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इसे रिवर्स करना है, तो हमें इन जो जजेस थे इनका सपोर्ट लेना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एच.एम. सीकरी थे वो 13वें यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एस.एम. सीकरी के बाद जो नंबर था सीनियरिटी के बेसिस पर वो एच.आर. खन्ना का था। लेकिन इंदिरा गांधी इस ट्रेडिशन को तोड़ देती हैं, और इस ट्रेडिशन को तोड़ करके वो 14वां सीजेआई ए.एन. रे को बना लेती हैं, और 15वां सीजेआई एच.एम. बेग को बनाती हैं, 16वां सीजेआई वाई.बी. चंद्रचूड़ को बनाती हैं, और 17वां सीजेआई पी.एन. भगवती को बना देती हैं। तो दोस्तों, उनका जो पर्पस था वो ये था कि वो जुडिशरी को कंट्रोल कर सकें, और फिर से वो पार्लियामेंट को ये अधिकार दिला सकें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से शेप करना है, किस तरह से डायरेक्ट करना है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि इमरजेंसी का दौर आता है, जुडिशरी पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब आप देखेंगे कि किस तरह या क्यों लिबर्टी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस। इमरजेंसी के दौरान एक केस सामने आता है जिसे हम एडीएम जबलपुर केस कहते हैं। एडीएम जबलपुर केस, इस केस को दोस्तों हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस केस में लिबर्टी को पूरी तरह से कुचल दिया था। दोस्तों, इस केस में जुडिशरी गवर्नमेंट के सामने पूरी तरह से झुक चुकी थी। जुडिशरी का कहना था कि इमरजेंसी में नागरिकों के पास लिबर्टी का किसी भी तरह से कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। गवर्नमेंट जिसको चाहे जब चाहे पकड़ सकती है, उसे पनिश कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के दौर में ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, उतना ही ज़रूरी है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जो हमारे देश में लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों, अब हम वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। केशवानंद भारती में जैसा कि हमने अभी अभी समझा कि जो केंद्र सरकार है उसके पास राइट होगा, पार्लियामेंट है उसके पास राइट होगा कि वो किसी भी पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट इसके बाद 42वां संविधान संशोधन इस केस के बाद लेकर के आती है और कोशिश करती है कि फिर से वो कॉन्स्टिट्यूशन का शेप, कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन डिसाइड करे, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में दिया गया था उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दे। तो 42वें संविधान संशोधन में सरकार ये प्रयास करती है कि संशोधन की शक्ति पूरी तरह से वो फिर से पार्लियामेंट को दे दे। लेकिन फिर इसके बाद मिनर्वा मिल केस आता है। मिनर्वा मिल केस में ये फैसला लिया जाता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड अमेंडमेंट की पावर नहीं है, जो लिमिटेड अमेंडमेंट की पावर है वही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद वमन राव केस आएगा। वमन राव केस ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर करार दे दिया। 2007 में आई.आर. कोएल्हो केस आता है जो ये कहता है कि जो 9th शेड्यूल है जिसमें सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि कोई भी एक्ट उसमें डाल देने पर उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। कोएल्हो जो केस था 2007 में, वो ये डिसाइड करता है कि अगर 9th शेड्यूल में डाला हुआ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी करेगा तो उस केस को भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया जा सकता है। फिर इसके बाद 2005 में एक जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मजबूत करने वाला जो केस आता है वो एनजैक केस आता है, जिसमें एक सरकार कोशिश करती है, जिस तरह से इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी कि जुडिशरी को वो अपने कंट्रोल में ला सकें। 2015 में भी सरकार कोशिश करती है कि जुडिशरी में वो इंटरफेरेंस कर सकें, जजेस के अपॉइंटमेंट में वो अपना एक कमांड कर सकें, कंट्रोल कर सकें। एनजैक के डिसीजन में जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर करार दे देती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिसाइड करने का अधिकार हमारी जुडिशरी को है, और पार्लियामेंट
के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। तो ये वर्तमान स्टेटस है दोस्तों। से हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसे विजुअली रिकॉल कर सकें। सबसे पहले चंपकम दोराईराजन का केस आता है, जिसमें सरकार ये समझ जाती है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अगर उसे फंडामेंटल राइट से छेड़खानी करनी है तो। इसके बाद पहला संविधान संशोधन आता है, जिसे चुनौती मिलती है कुछ केसेस में, कुछ कोर्ट केसेस में, और कोर्ट चूंकि तब सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी बहुत ही स्ट्रांग थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में फैसले सुनाती है। वहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो चुकी थी तब गोलकनाथ का केस आता है, और गोलकनाथ केस में यह डिसीजन लिया जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास अमेंडमेंट की अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो अमेंडमेंट की पावर का प्रयोग करते हुए फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाती हैं और वो एक ही साल के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर के फिर से पार्लियामेंट को अनलिमिटेड कंट्रोल देने की कोशिश करती हैं, फंडामेंटल राइट के साथ छिड़खानी करने और सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसके बाद केशवन भारती का केस आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देता है, और यहाँ से ही पूरी कहानी बदल जाती है। इसके बाद से ये तय हो जाता है बाकी आने वाले केसेस में कि संविधान में संशोधन की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे संविधान का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।